हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रोन अकेडमी। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर। यस, अगेन मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, लाइन्स एंड एंगल्स। सो आज की क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए एंड आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं बेटा। तो बेसिक्स में सबसे पहले लाइन क्या होता है। लाइन हमने अज्यूम कर लिए 2 पॉइंट्स। हमने क्या अज्यूम कर लिए? 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, पॉइंट ए एंड बी। अब बेटा पॉइंट ए से बी तक के जाने के लिए हमें जो पाथ चाहिए होगा, हमें एक रास्ता चाहिए होगा। सो पॉइंट ए से बी तक का पाथ, एंड इफ़ हमें फर्दर जाना है आगे, सो फर्दर आगे जाने के लिए पाथ, एंड अगर हमें डायरेक्टली इस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, सो ये पाथ। तो बेटा जिस पॉइंट को, जिस पाथ को हम एरोज़ के फॉर्म में डिनोट करते हैं, किसके फॉर्म में डिनोट करते हैं? एरोज़ के फॉर्म में डिनोट करते हैं। और ये इनडिफिनिटली कहीं भी जा सकते हैं, कितने लेंथ भी हो सकती है इनकी, इन्हीं को हम कहते हैं लाइन। आइए रीड करते हैं एक बार। मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए पेपर। मार्क कर लिया। यू विल फाइंड दैट इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ थ्रू ए एंड बी। ए एंड बी से एक स्ट्रेट पाथ हमने ड्रॉ कर लिया। इट इज़ कॉल्ड द लाइन, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? लाइन बोल दिया, लाइन ए बी। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन ए बी एंड इज कंसिडर्ड टू एक्सटेंड इंडिफरेंटली इन बोथ डायरेक्शन। सो वी मार्क 2 एरोज ऑन अ लाइन एज शोन इन द फिगर। सो बेटा हमने ये एरो के फॉर्म में बोल दिया, या इसको आप और सिंपल फॉर्म में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? लाइन इज अ one dimensional figure which has length but no breadth। इसका मतलब बच्चों कि एक लाइन क्या होता है? 1 डायमेंशनल फिगर। अभी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन क्या होता है बेटा? तो आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर एरिया एंड पीरियड में पढ़ाया था। अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो इसका एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है। तो बेटा जिसका सिर्फ लेंथ होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट पाथ होता है, ये इसी को हमने लाइन का नाम दिया हुआ है। ओके, सो लाइन इज़ अ 1 डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो ब्रेड्थ। इसके ब्रेड्थ नहीं होते, सिर्फ ये एक लेंथ होता है, और ये लेंथ होता है इसलिए 1 डायमेंशनल फिगर कहलाता है। ओके, बट नेक्स्ट रे पे चलते हैं। रे, सो बच्चों रे क्या है? रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट है, रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एंडिंग पॉइंट एरो से डिनोट किया जाता है, एंडिंग पॉइंट एरो से डिनोट किया जाता है। तो रीड करते हैं। इफ़ यू रिगार्ड वन ऑफ द पॉइंट से ए, तो इसको नाम क्या दे दिया बेटा? ए दे दिया। एज एन एंड पॉइंट, यहाँ हमने लाइन को एंड कर दिया। लाइन क्या होता है? लाइन आपका ये होता है, जस्ट ये लाइन है आपका, 2 एरोस के साथ में जो पाथ ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं लाइन। सो आपने क्या किया, जब यहाँ पे एक एंड पॉइंट डाल दिया, सो मैंने यहाँ पे एक एंड पॉइंट डाल दिया और फिर राइट में एक्सटेंड कर दिया। सो ये मैंने राइट में एक्सटेंड कर दिया। सो ए बी एज एक्सटेंडिंग टू द राइट ऑफ बी, और पॉइंट बी मैंने यहाँ पे दे दिया, ये बी है। सो ये बी से एक्सटेंड हो रहा है आपका। सो इसे हमने क्या नाम दे देंगे? रे। ओके, और इसके लिए आप शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हो बेटा? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइन। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 1 एंड पॉइंट। सो बच्चों ये डेफिनेशन आपकी कॉपीज़ के लिए है, अपनी कॉपीज़ में इसको नोट डाउन करेंगे, और ये जो बगल में डेफिनेशंस दिख रहे हैं आपको, इसे आप सिर्फ रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो बच्चों आप इसको इजीली समझ सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड्स पॉइंट्स होते हैं। जैसे रीड करते हैं, द पोर्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ए बी और सेगमेंट ए बी। सो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले। तो बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, बट इस लाइन में अगर मैं पॉइंट ए पे एंड पॉइंट डाल दूँ और पॉइंट बी पे एंड पॉइंट डाल दूँ, सो ये क्या हो जाएंगे? ये ऐसे शो होंगे,
ए और बी, ये दोनों एंड पॉइंट डाल दिया मैंने, जिससे ये आगे एक्सटेंड ना की जा सके। सो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, क्या लिख सकते हो आप, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, part of line which has two endpoints, which has two endpoints. So it means A and B दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, हमने लाइंस कवर कर लिया, अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बेटा, पॉइंट्स लाइंग इन ए लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स एक लाइन के पे लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। चलिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। सो बेटा अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, ये एक लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और उसी लाइन में अगर पॉइंट ए भी आ रहा है, पॉइंट बी भी आ रहा है, पॉइंट सी भी आ रहा है, सो वी कैन से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप डेफिनेशन डायरेक्टली लिख सकते हो यहीं से, पॉइंट्स नॉट लाइंग इन अ पॉइंट्स लाइंग इन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स एक लाइन के अंदर लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ABC एंड PQRS। सो PQRS भी आप देख लो अच्छे से, ये PQRS ड्रॉ किया हुआ है और ये सारे एक ही लाइन में लाई करते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट, इट मीन्स अगर मैंने जो यहाँ पे ABC ड्रॉ किया है, सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो बच्चों जैसे आपने A था यहाँ पे और मैंने B का पोजीशन चेंज करके यहाँ कर दिया एंड C पोजीशन यहाँ कर दिया। सो क्या बच्चों ये एक ही लाइन में आएगा? अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा सो ये AC कवर होगा, B तो कवर होगा नहीं। इफ़ मैं B कवर करने की कोशिश करता हूँ तो B कैसे कवर होगा बेटा? सो AB आएगा, तो क्या C कवर होगा इसमें? इसमें C को टच नहीं करेगा। इफ़ B एंड C को मैं कवर करता हूँ सो ये A को टच नहीं करेगा। इट मीन्स कोई भी एक लाइन इन तीनों पॉइंट्स को टच नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करना। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन में सभी पॉइंट्स का लाई नहीं करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है देख लेते हैं एक बार। बच्चों कॉन्करेंट लाइंस, इफ 3 और मोर लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। बेटा कॉन्करेंट लाइंस के लिए 3 लाइंस का होना मस्ट है। इट मीन्स आपके पास 3 लाइंस या उससे ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? जो 3 लाइंस हो गई हैं, ये 3 लाइंस अगर एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं अपने आप को, एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, सो वी कैन से इट एज कॉन्करेंट लाइंस। और आप मोर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि एक ही पॉइंट से ड्रॉ होनी चाहिए। सो इन्हें बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ओके, नॉन कॉन्करेंट लाइंस भी होते हैं, उनमें कंडीशन क्या होता है बेटा? ये लाइन है, ये लाइन है, सब डिफरेंट डिफरेंट जा रही हैं। इट मीन्स ये कॉन्करेंट लाइंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक लाइन जो है यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये कॉन्करेंट लाइंस कभी ड्रॉ या कभी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्लियर हो गया बच्चों? कॉन्करेंट लाइंस का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि कॉन्करेंट लाइंस 3 और 4 लाइंस जब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो उस पॉइंट को पॉइंट बोलते हैं और जो लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें सिर्फ 2 लाइंस चाहिए और 2 लाइंस जब आपस में एक दूसरे को टच करती हैं उसी पॉइंट को बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। डेफिनेशंस आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, ये डेफिनेशन सही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो आपके पास 2 लाइंस हैं
और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स आपस में टच कर रही हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया ही है, अगर ये दो लाइंस हैं आपस में अगर कभी टच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस हैं, इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस है। सो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जो इंटरसेक्ट करेंगे वो कभी पैरेलल लाइंस होते नहीं हैं। सो कोई भी लाइन होगा आपको ऐसी ड्रॉ की गई है तो बेटा आगे जाके ये मीट करेंगी ही, सो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला सकती हैं। बट आपको अगर दिया हुआ है कि दो लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई हैं तो आप इसे नहीं बोल सकते इंटरसेक्टिंग लाइंस जब तक ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना हो रही हों। ओके, एक बार, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट एंगल, अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट एंगल्स की। ओके, चलिए तो बेटा ये एंगल क्या होता है, सबसे पहले रीड करते हैं हम लोग। कंसिडर टू रेज OP एंड OQ, दीज टू रेज हैविंग O एज द कॉमन पॉइंट आर सेट टू फॉर्म ए एंगल एट O। इट मीन्स, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हमने रे ले लिया, रे क्या होता है, जिसका वन एंड पॉइंट होता है। सो मैंने एक रे ले लिया, ये आपका एरो, और ये एंड पॉइंट ले लिया मैंने। बेटा जब एक रे दूसरे रे से मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, और वी कैन से एक दूसरे को टच करता है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक रे दूसरे रे के एंड पॉइंट से ही टच करता है। सो दिस फॉर्म अ एंगल, तो इससे बनता है बेटा एंगल। क्या बनता है इससे बनता है एंगल। अगर आपके पास और भी रेज हैं, अगर एक एंड पॉइंट से टच हो रहे हैं इसके एंडलेस पॉइंट, और वी कैन से एक रे दूसरे रे से टच कर रहा है, कंडीशन क्या है, एंड पॉइंट्स टच कर रहे हैं। सो बेटा ये फॉर्म क्या करते हैं, ये एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, सो बेटा ये आप समझ गए कि एंगल क्या होता है। बट अब एंगल्स को डिनोट कैसे किया जाता है, और इस जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे क्या बोलते हैं। तो इसे बेटा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है कोई भी दो आपका रे का एंड पॉइंट, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे ये एक लाइन हो गई, एक रे हो गया, ये दूसरी रे से टच कर गया ऐसे। सो दिस इज़ कॉल्ड एंगल एंड दिस इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर ऐसे क्या बोलते हैं लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, और ये जो एंगल हुआ, और इन दोनों क्या बोलेंगे बेटा, ये जो दोनों साइड्स हैं, सो बेटा दीज आर आर्म्स और साइड्स। इसे आर्म्स बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं वहाँ साइड्स देखते हैं हम लोग। मैं आपको शो करता हूँ अभी, वेट। सो जैसे मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, तो आपने ये देखा होगा स्क्वायर में ये क्या है बेटा, ये भी एक एंड पॉइंट ही है, और एक लाइन सेगमेंट गया हुआ है इधर, और एक लाइन सेगमेंट इधर गया हुआ है। तो बच्चों ये भी एक एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है स्क्वायर। आप सभी को पता है स्क्वायर का एंगल, ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल होता है यही तो है एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल जिसे आप बोलते हो। सो बेटा ये जो राइट एंगल 90 डिग्री ये एंड पॉइंट से बनता है, और इसी को तो वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। और ऐसा कोई आप नाम दे सकते हो, ABCD। सो बेटा ये स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में एंगल होता है। जब भी कोई भी दो साइड मिलते हैं आपस में, टच करते हैं, तो एक एंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। और आप बोलो सर यहाँ पे रे नहीं दिख रहा है आपको, तो बेटा हर जगह ज़रूरी नहीं है कि रे दिखे, बट आपका कोई भी साइड जो दो मिलते हैं तो उन्हें क्या वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एंगल फॉर्म करते हैं। और आप एंगल को इजी फॉर्म में कैसे शो कर सकते हो, तो रे के फॉर्म में शो कर सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर शो किया है, और ये कुछ इस नोट्स में भी शो किया गया है। ओके, चलिए अभी और थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि एंगल को नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं। कितना समझ में आ गया आप लोगों को। जो साइड्स होते हैं इनको आर्म्स बोलते हैं, और जो कॉर्नर होते हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं, और जो बीच में ये फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एंगल। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये क्या है, ये एंगल है। अब इस एंगल का नाम क्या है, तो सबसे पहले बेटा एंगल को शो कैसे करते हैं, तो एंगल को शो ऐसे करते हैं। ये एंगल का साइन है, किसका साइन है, ये एंगल। अभी एंगल किसके बीच में है, तो आप 3 नंबर्स, आप 3 अल्फ़ाबेट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, 3 अल्फ़ाबेट्स,
POQ लिखोगे, POQ। अब ये POQ क्यों लिखा आपने OPQ ने क्यों नहीं लिखा, OPQ या QOP। सो बच्चे POQ इट मीन्स P लाइन है आपका, P लाइन शो करेगा, P लाइन शो करेगा, O आपका वर्टेक्स शो करेगा जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, और Q आपका फिर से लाइन शो करेगा। ये होता है आपका लाइन एंगल का मतलब। ये जो POQ आप 3 टर्म्स लिखते हो, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, तो जो सेंटर में होता है इसे हम अज्यूम करते हैं ये वर्टेक्स होगा और यही एंगल फॉर्म हो रहा होगा, जैसे हमने लिखा OPQ। तो बेटा क्या ये जो सेंटर पे है P, यहाँ पे कोई वर्टेक्स हो रहा है, यहाँ पे कोई कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पे तो कोई कॉर्नर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कोई एंगल भी फॉर्म नहीं हो रहा है, और इसके बगल में क्या Q है, इसके बगल में Q तो नहीं है। इट मीन्स ये आपने गलत लिखा, OPQ नहीं बोल सकते इसे बोलेंगे POQ बोलेंगे, या तो फिर QOP भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो ये Q एक लाइन है, सो Q एक लाइन हो गया, और O एक वर्टेक्स शो करेगा, क्योंकि O सेंटर में है तो O एक वर्टेक्स शो करेगा जहाँ पे एंगल बनना चाहिए। सो यहाँ पे एंगल बन रहा है, सो O इज़ दी वर्टेक्स एंड P इज़ अगेन द लाइन। इट मीन्स अगर हम एंगल को इधर से इधर देखें तो भी वही एंगल आएगा और वो भी सही कहलाएगा, या फिर एंगल को हम इधर से इधर देखें, इट मीन्स QOP बोलें या POQ बोलें, दोनों सेम होगा, QOP। क्यों, क्योंकि ये O जो है सेंटर में है, और उस सेंटर वाली चीज़ें जो होती है हमें वर्टेक्स शो करती हैं, सेंटर वाले अल्फ़ाबेट्स में शो करते हैं, सो वहीं पे हमारा एंगल फॉर्म होता है। जैसे एक और एग्जांपल फॉर्म में आपको समझा देता हूँ मैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बच्चे, और मैंने A वर्टेक्स पे एक एंगल बना दिया। अब इसको नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसको नेमिंग 2 तरीके से कर सकते हो। सिंपली आप A भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A, क्योंकि ये A पे फॉर्म हो रहा है। या तो फिर अगर आपको डिटेल में लिखना है और एक्यूरेट लिखना है आपको, सो आप बोलोगे इसको ये C लाइन से क्रॉस हो रहा है और A पे वर्टेक्स बन रहा है एंड B पे अगेन लाइन है, सो वी कैन से इट एज C। जो सेंटर अल्फाबेट होता है वो वर्टेक्स शो करता है और एंगल शो करता है, सो A, और ये आपका B अगेन लाइन, सो वी कैन राइट दिस एज C एंगल CAB। और ये बेटा एंगल का साइन होता है, ये क्या होता है, साइन होता है एंगल का। सो एंगल का साइन है, सिंबल आप बोल सकते हो इसको। अगेन इसको एक और नाम क्या दे सकते हैं बेटा, अब ये B लाइन से जा रहा है, सो B, वर्टेक्स क्या है, A है, सो वर्टेक्स A, एंड फिर अगेन लाइन C, जिसे हम ये भी नाम दे सकते हैं, और कोई नाम हम इसे नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि A हमारा सेंटर में ही रहना चाहिए, A हमारा सेंटर में, क्योंकि A वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं एक और ड्रॉ कर लूँ, जिस C पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप एंगल C बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, A लाइन से जा रहा है, ये A लाइन जा रहा है, ओके, A लाइन से जा रहा है और C वर्टेक्स पे जा रहा है, सो वी कैन से AC, और किस लाइन पे आ रहा है, B, सो वी कैन राइट B, ओके। नेक्स्ट ये B हो गया, ये B रे हो गया, C वर्टेक्स सेंटर में और A। तो इतना समझ गए होंगे आप कि जहाँ भी एंगल फॉर्म होता है वो अल्फ़ाबेट कहाँ लिखा जाता है, वो सेंटर में लिखा जाता है, और जो इसके लेफ़्ट राइट साइड्स होते हैं, या लेफ़्ट राइट अगर आपको नहीं बोलना है, जो उसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं उसे आप नेमिंग कर सकते हो, और ये आपका एंगल बन जाएगा। एंगल BAC, एंगल CAB, एंगल A किसको डिनोट कर रहा है, इस एंगल को डिनोट कर रहा है, और एंगल C, एंगल ACB, एंगल BCA किसको डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है, ओके। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल की तरफ। क्या चलते हैं, राइट एंगल की तरफ। मैंने अभी स्क्वायर का बताया था आपको, उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। सो बच्चों, एंगल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, आपको दिख रहा होगा लाइन, ये एक सेंटर पॉइंट बना दिया है मैंने यहाँ पे। अब ये लाइंस फॉर्म कैसे होते हैं, इतने सारे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब बनते कैसे हैं, वो सब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, जैसे एक पॉइंट हो गया आपका, एक लाइन हो गया, इस लाइन के ऊपर एक और अगर लाइन है, अगर एक और रे बना हुआ है, जैसे ले लीजिए, मैंने अज्यूम कर लिया 2 रे एक लाइन के ऊपर एक रे सेंटर पॉइंट से बना हुआ है। अब बेटा इस रे को हम क्या करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप याद करो, आपके यहाँ घर पे सभी के यहाँ क्लॉक होगा,
सो बेटा क्लॉक में क्या होता है, एक वॉच होती है, एक वॉच में एक आवर हैंड होता है, एक सेकंड हैंड होता है, सॉरी मिनट हैंड होता है। तो मिनट हैंड लॉन्ग होती है, आवर हैंड छोटी होती है। सो बेटा इसमें क्या होता है, पहले ये दोनों एक के ऊपर एक आते हैं, फिर ये धीरे धीरे साइड्स आते हैं, ऐसे एंगल फॉर्म होते हैं। तो बेटा ये जो फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये जो डिफरेंस आते हैं, जो गैप आता है बेटा, तो जितने गैप बढ़ते जाते हैं उतने ही एंगल बड़ा होते जाता है। ओके, यही मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ एरो के फॉर्म में और लाइन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं ध्यान से। सो बेटा ये आपको मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया। अब इसी एरो को मैंने थोड़ा सा उठा करके ऊपर कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा उठा करके ऊपर कर दिया। सो मैंने यहाँ पे कर दिया। सो ये एक पर्टिकुलर एंगल बन गया, ये छोटा सा एंगल, छोटा सा गैप, ये छोटा सा जो गैप है यही एक एंगल बनता है। नेक्स्ट मैंने और इसको बड़ा कर दिया, यहाँ से उठा करके ऐसे कर दिया। सो एक और एंगल बन गया ऐसे थोड़ा सा बड़ा। फिर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया फर्दर, ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने इसको फर्दर ड्रॉ कर दिया ऐसे, तब फर्दर एक ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने। तो बच्चों जो मैं इसे ड्रॉ करते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना ये कितना डिग्री होगा। अब एंगल्स हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं। डिग्री क्या होता है बेटा, जैसे मीटर की यूनिट क्या होती है, सॉरी लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। वैसे ही आपकी जो एंगल की यूनिट होती है क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री। डिग्री मेजर करते हैं हम लोग। ओके, अब ये कितनी डिग्री होगी, ये छोटा सा गैप है, मतलब छोटा सा डिग्री होगा ये उससे बड़ा होगा थोड़ा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से अगर मैं सभी को देखूँ, रेफरेंस में देखूँ, ये उससे बड़ा होगा, और ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, और ये उससे बड़ा होगा बेटा। तो बेटा ये जब आपका एंगल, ये जो गैप है आपका, ये 90 डिग्री जब हो जाएगा, ये राइट एंगल, और वी कैन से परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब समझते हो बेटा आप लोग, एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी स्ट्रेट लाइन और भी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, और वी कैन से राइट एंगल फॉर्म करना। सो इसी को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल फॉर्म करना। ठीक है, सो ये जब एग्जैक्ट आपकी परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, ऊपर आ जाएगी, सो इसे बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल बना हुआ है, दो साइड बने हुए हैं, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना हुआ है। इट मीन्स परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जस्ट आपके राइट एंगल इंटरसेक्ट होना। जो जब इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे तो उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था आपने, मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ तो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर देना और फिर देखना। ओके, चलो जैसे मैंने बोला दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया, आपने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी। यही दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा जब आपकी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, इट मीन्स ये जो एंगल था पहले कुछ और होगा, पर जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो इसे बोलेंगे राइट एंगल, और ये कहलाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस। तो कोई आपसे पूछे अगर कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, तो आप बता सकते हो परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बेटा, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइंस ये होती हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। सो एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब बेटा राइट एंगल हो गया, इसका स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा। सो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे होंगे ABC बना हुआ है। इट मीन्स ये 90 डिग्री, और मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करते जाऊँ अगर, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। सो बच्चों ये जो आपका एंगल फॉर्म हो जाएगा, ये 90 प्लस ये 90। सो ये इट मीन्स दैट ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को मैं बोलता हूँ स्ट्रेट एंगल। और वी कैन से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और अगर ये पॉइंट है बेटा, सो ये पॉइंट आपका 180 डिग्री कहलाएगा। और अगर जैसे मैंने ये डायग्राम शो किया है, उस डायग्राम का मतलब ये है बेटा कि अगर ये एक रे है और इसी के ऊपर एक दूसरा रे है, और इस रे को मैंने उठा करके, जैसे मैं उठाते गया यहाँ पे, सो इस रे को उठाते उठाते मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेट यहाँ तक ले आया, स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री तक ले आया। कितना तक ले आया, 180 डिग्री तक। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट हो जाता है ऊपर। सो 90 और प्लस 90,
90 प्लस 90, बहुत गंदा दिख रहा है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो बेटा इसी रे को अगर मैं उठा करके ऐसे करके इस रे को यहाँ तक ले आया, अगर कहाँ तक ले आया, यहाँ तक, और एंगल जो फॉर्म हुआ यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म होता है, अगर कितना फॉर्म होता है 180 डिग्री। सो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ओके, अब बात करते हैं एंगल के बारे में। सो एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। सो बच्चों, अभी तो मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई, उसी को फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये एक रे है, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक रे है अगर, ठीक है, और ये आपके एंगल्स फॉर्म करते हैं। ये जो आपके रे, अगर मैं दो रे हैं आपस में, अगर मैं इनको डिस्टेंस क्रिएट करूँ इनके बीच में, पहले मैंने इतना डिस्टेंस किया, फिर और डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, फिर उसको और उठा के मैंने ऐसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, फिर और डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। सो बेटा मैं डिस्टेंसेस क्रिएट करते जा रहा हूँ, और आपको ये शो हो रहा होगा कि ये 90 डिग्री मैंने बना दिया है, पर मैं इसे कंटिन्यू बनाते जा सकता हूँ, ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ, जो स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट बेटा ऐसे। सो बेटा मैं कब तक ड्रॉ कर सकता हूँ? जब तक यहाँ तक वापस ना आ जाऊँ। सो मैंने ये आपको ड्रॉ कर दिया। आप इसको इजी फॉर्म में कैसे समझ सकते हो बेटा? तो आप ये देखते हो, अपना क्लॉक देखते हो आप, क्लॉक। सो क्लॉक में क्या होता है बेटा? ये 12 हैंड होती है, जो मिनट हैंड होती है, और यहाँ से पे आवर हैंड भी होती है। तो बेटा क्या होता है, ये आपस में घूमते रहते, पूरा घूम करके ये कोइंसाइड करते हैं। सो बच्चों, क्लॉक इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल एंगल्स। आप अगर क्लॉक के तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, एक्यूट भी निकाल सकते हो, ऑब्ट्यूज भी निकाल सकते हो, रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हो, स्ट्रेट एंगल भी निकाल सकते हो, राइट एंगल भी निकाल सकते हो। तो बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है? सो हम इजीली समझ लेंगे इसको। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये आपका, सॉरी ये लाइन्स थोड़ी गलत बन गई, ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये आपका स्ट्रेट है। सो ये स्ट्रेट बनाना है बेटा। सो बेटा ये कितना डिग्री हो जाता है? ये कितना कवर करता है? ये 90 डिग्री कवर करता है आपका, 90 डिग्री कवर करता है। सो लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स अगर एक रे दूसरे रे के ऊपर है तो कितना डिग्री बना रहा है बेटा? तो ये आपका 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये भी कुछ कर रहा होगा, 30 कर रहा होगा, ये 60 कर रहा होगा बेटा, 60 कर रहा होगा, ये 75 कर रहा होगा। ये हो गया। फिर मैंने रे थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। सो ये 30 डिग्री पे चला गया, फिर ये 60 डिग्री पे चला गया, फिर ये 75 डिग्री पे चला गया, एंड फाइनली ये 90 डिग्री पे चला गया। सो बच्चों, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। इजी टर्म आप यहाँ से लिख सकते हो डेफिनेशन, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और आप इसको शो कैसे कर सकते हो? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल, और एक्यूट एंगल क्या होता है? यहाँ पे लिख लो एक्यूट। और आप किससे छोटा होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 86 डिग्री, 87 डिग्री, 88 डिग्री, 89.9 डिग्री। इट मीन्स अगर 89.9999 डिग्री भी है तो ये आपका एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। जहाँ एंगल आपका 90 डिग्री हो गया बेटा, जहाँ आपका 90 डिग्री हो गया तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। और अगर एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स ये आपका एंगल जो है ये 90 से बड़ा ही होगा। इसे मैं अगर 120 देता हूँ नाम, 120, इसे 150 दे देता हूँ, और इसे 180 दे देता हूँ। ओके बेटा, सो ये आपका 120 डिग्री हो गया। आपको 120 डिग्री कहाँ से देखना है? आपको यहाँ से देखना है। आपका रेफरेंस लाइन ये है, क्योंकि आपका जो रे है अपार्ट होना मतलब दूर होना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहीं से हुआ है। तो हम लोग इसे रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे और यहीं से देखेंगे ये 120 डिग्री, और ये बेटा कितना हो जाएगा? ये 150 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री क्या बोलते हो आप लोग? यहाँ से 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया बेटा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। सो वी कैन राइट हियर ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और ऑब्ट्यूज के लिए कंडीशन यही है
आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन यही है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये हो गया ऑब्ट्यूज की कंडीशन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो बेटा रिफ्लेक्स क्या होता है? एन एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया अभी कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसे 180 डिग्री बोलते हैं, जो 90 डिग्री तक सिर्फ बना जाएगा उसे 90 डिग्री क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री और 180 के बीच में क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और बेटा 180 से 360 तक, इट मीन्स 180 के बाद ये एंगल हो गया। कहाँ से ये एंगल? आप काउंट करेंगे पूरा, यहाँ से ये एंगल, पूरा एंगल यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से ये यहाँ तक एंगल, और फिर नेक्स्ट एंगल, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, चलिए ठीक है। सो बेटा यहाँ से यहाँ तक एंगल जो हो गया ये कितना हो गया? ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इट मीन्स 180 से बड़ा होना चाहिए एंगल, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। और बोलो सर 360 क्या है? तो मैं 360 तो पहुँचूंगा, जस्ट वेट। बेटा ये पूरा एंगल होता है, घूम कर जो आता है कितना एंगल फॉर्म होता है? 360। इट मीन्स 0 और पूरा एंगल जब घूम जाओगे तो 360 कहलाएगा। कितना एंगल कहलाएगा? 360 डिग्री। सो बेटा ये आपका 180 ज़्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल। ये भी 180 ज़्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल। ये भी 180 से ज़्यादा है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ओके, और जो इसके बाद भी अगर मैं ड्रॉ कर लूँ ये एंगल, सो बेटा ये भी आपका, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा बड़ा सा एंगल बनेगा। और अगर मैं इसको दूसरे डायग्राम के फॉर्म में शो करूँ आपको, गलत हो गया, चलिए ये एक एंगल हो गया आपका बेटा, सॉरी ये लाइन हो गया आपका रे, और आपका मैंने ये एंगल ऐसे बना दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा सा एंगल बन गया, कैसे? ये देखिए छोटा सा एंगल, बट बच्चों ये यहाँ से मैं नहीं देख रहा हूँ, ये आपका 0 डिग्री है। अब इसको पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी, 180 स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो 180 से बड़ा ही है बेटा ये। सो 180 से बड़ा है, तो ये आपका अगर आप ऐसे देखोगे ये एंगल, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और बेटा जब ये पूरा घूम करके ये जो लाइन रे है, ये जब पूरा घूम करके वापस इसी लाइन पे आ जाएगा, जब पूरा घूम करके, सो बेटा ये आपका 0 डिग्री फिर वापस आ जाएगा। बट जो इसने पूरा कवर किया है, अगर उसकी बात करूँ कितना डिग्री कवर किया है बेटा, तो पूरा एक सर्कल अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कल पूरा इस पॉइंट को कवर करता है वापस, तो 360 डिग्री कवर करता है। कितना कवर करता है? 360 डिग्री। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये रे स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट करता है और पूरा घूम करके वापस यहीं आया था, तो कितना कवर करेगा वो? 360 डिग्री कवर करेगा। ये आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल। अब बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब कभी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए, इट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 85 डिग्री प्लस 95 डिग्री। तो बच्चों अगर सम आपका 180 डिग्री आ रहा है, सिर्फ दो एंगल का सम, सो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल एंगल 30 एंड एंगल 150 आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। बहुत ईजी है डेफिनेशन, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सो इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स आप देख सकते हो 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस
आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, सो इट इज़ 90 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये जो शो कर रहा हूँ मैं डिग्री है बेटा, ये डिग्री के फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल को किसे फॉर्म डिनोट करते हैं, डिग्री के फॉर्म में, इसलिए मैं ऊपर स्मॉल सर्कल बना रहा हूँ। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। If sum of two angles is 90 degree, they are called a complementary angle. For example, angles of 40 degree and 50 degree are complementary angle. Okay. Next, adjacent angle बेटा। So बेटा adjacent angle means adjacent side आपने सुना हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, इसके बगल की जो साइड होती है बोलते हैं उसे adjacent साइड बोलते हैं। सेम एज इट इज़ ये एंगल बना हुआ है, इसके बगल वाला एंगल जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे दोस्त देख सकते हो, टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स एंड वन आर्म इन कॉमन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। वर्टेक्स सेम होना चाहिए बेटा, आर्म डिफरेंट हो सकते हैं, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, आर्म डिफरेंट होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ओके, तो बच्चों इसको अगर हम नेमिंग कर दें, जैसे देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी, सो इन बोथ एंगल्स को कैसे लिखेंगे हम लोग। सो इस एंगल के लिए एंगल ए बी सी, क्योंकि बी पर वर्टिक्स है और यहीं से एंगल फॉर्म हो रहा है और सी की तरफ जा रहा है बेटा, सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए और बी वर्टिक्स है और डी की तरफ ही जा रहा है एंगल, सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी इज द एंगल्स। बच्चों लीनियर पेयर क्या होता है, तो जब ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। मैं शो करता हूँ डायग्राम के थ्रू, चलिए देखिए, ये एक लाइन है, मैं डायरेक्टली लाइन ही बना दिया है, और एक ये है। अगर ये बेटा 180 डिग्री है, सो अगर इसको मैं 40 डिग्री बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको, 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर ये लीनियर पेयर शो कर रहा है तो बेटा सम क्या हो जाएगा बेटा इन दोनों का, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वन एंगल आपको दिया हुआ, वन एंगल क्या दिया हुआ, 40 डिग्री दिया हुआ है। सो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, आपको पता नहीं कौन सा एंगल है ये, सो x डिग्री मैंने अज्यूम कर लिया। तो बेटा लीनियर पेयर क्या बोल रहा है, लीनियर पेयर बोल रहा है कि ये एडजेसेंट एंगल प्लस ये एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री। ओके, सो x डिग्री इज इक्वल टू, ये प्लस में 40 है, इधर जाएगा तो 180 माइनस 40, इट मीन्स 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, कर लेते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे आपका एंगल ए एंगल बी दिया हुआ है, और एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। सो नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। If two lines intersect each other, they form two pair of vertically opposite angles. So बेटा जो ये एंगल इसके अपोजिट में है, ये एंगल इसके अपोजिट में है, इट मीन्स जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन्हीं को नाम दिया गया है वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, बहुत गंदी लाइन थी, सो ये भी गंदी है, चलिए थोड़ी ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल एंड ये वाला एंगल, सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये अगर ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ओके, और आपको अगर लाइन के फॉर्म में देखोगे तो ये सिंगल लाइन दिख रही है आपको, सो अगर ये सिंगल लाइन है, सो ये आपका ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर सकता है। कैसे फॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर ये सिंगल लाइन है और ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कुछ एंगल होगा और ये कुछ एंगल होगा, और लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इट मीन्स कि अगर ये एक लाइन को रेफरेंस में देखूँ, अगर इस डायग्राम को इस लाइन के रेफरेंस में बेटा, सो इसका 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, एंड ये भी 180 डिग्री। इट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है।
ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, इससे वर्टिकली अपोजिट का कोई रोल नहीं है। ओके, चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ उसको। बोला आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। इट मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। सो ये बेटा होते हैं वर्टिकली अपोजिट। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ए के बगल में जो एंगल सी है इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया अभी। और ए प्लस सी एंगल हो जाएंगे लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर हो जाएंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये लाइन ऐसे टूटी होती, ऐसे करके ऐसे होती, तो ये 180 डिग्री नहीं होता, बट ये लाइन स्ट्रेट है, इट मीन्स 180 डिग्री होगा। So angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D. That is called vertically opposite angles. Angle A and angle B form a pair of vertically opposite angles. Angle X and Y, angle Y. यहाँ पे आपको angle X और angle Y की फॉर्म में शो किया गया है. So angle A is equal to angle B, angle X is equal to angle Y. Vertically opposite angles are always equal. हमेशा याद रखना, vertically opposite angles are always equal. Okay? Vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं. So मैंने सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए, एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने सबसे पहले लाइन पढ़ा। लाइन क्या होता है? लाइन एक एंडलेस पाथ होता है जो टू एरो से शो किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, एंडलेस पाथ जो टू एरो से शो किया जाता है। ओके, रे क्या होता है बेटा? रे क्या होता है? ये पार्ट ऑफ लाइन होता है। क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट and one endless point, or we can say one arrow is there. Okay, segment, this segment, or we can say it as line segment. Line segment is what? Part of line which has both endpoints, which has both or two endpoints, which cannot be extended further. ये आगे बढ़ नहीं सकता, ये फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में अगर लाई करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इट मीन्स अगर आपका कोई भी पॉइंट अगर लाइन में लाई नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने आप एग्जांपल शो किया था, होप सो, चलिए यहाँ ड्रॉ नहीं है, बट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इफ 3 लाइन्स हैं, सो आपका ये थर्ड पॉइंट जो है इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ। ओके, नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं बेटा? जब मल्टीपल लाइंस 3 और उससे ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर जाते हैं, सो बोलते हैं उन्हें कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल्स, जब दो एरोज़ के एंड पॉइंट्स मिलते हैं वो वर्टिक्स फॉर्म करते हैं, और उसी वर्टिक्स से एंगल फॉर्म होता है। और जितने एंगल पे, और वी कैन से जितने वो अपार्ट होते जाते हैं वर्टिक्स से, उतना एंगल फॉर्म होते जाता है। जैसे ये तो ये एंगल फॉर्म होते जाता है। ओके, नेक्स्ट राइट एंगल। अब बेटा राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जब दो रेज आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं 90 डिग्री फॉर्म करना, और राइट एंगल वी कैन से इट। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब दो रे, ये रे आपका एक रे और दो रे जस्ट वर्टिकली अपोजिट हो जाएं, और वी कैन से एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और वी कैन से 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से एंगल जो कम होगा और 0 से बड़ा होगा उसे बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। द एंगल्स लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स, एंड एंगल्स लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल 130, 100, 175, दिस आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? The angles which are greater than 180 degree and less than 360. It means स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री होता है उससे बड़ा होना चाहिए एंगल, और 360 से छोटा होना चाहिए। That is called reflex angles. Next supplementary angles. जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे बोलते हैं
सप्लीमेंट्री एंगल्स. 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज एग्जाम्पल. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जब दो एंगल का सम 40 डिग्री एंड 50 डिग्री हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड लास्ट, एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा? टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स एंड वन आर्म इन कॉमन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. इट मीन्स अगर आपका ये वर्टेक्स बना हुआ है और इसमें एक और आर्म सेंटर में है तो इसके जस्ट बगल का तो एक एंगल के बगल में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे. ओके. लीनियर पेयर. अभी लीनियर पेयर क्या होता है? तो बेटा जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों तो जो एंगल्स उनके जस्ट अपोजिट बनता है उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं. ये बेटा लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक्स था जो मैंने आज कवर कर दिया. अब हम इससे क्वेश्चंस कवर करेंगे, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके. और रिमेनिंग जो भी डाउट्स होगा आप. 1, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट. अगर एक पॉइंट है बच्चों, ये जैसे मान लो ये पॉइंट है, इससे कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 many lines we can draw. How many lines? Many lines. तो अगर आपके पास एक पॉइंट दिया तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? एज मैनी एज लाइन्स यू कैन ड्रॉ. अगर ये क्वेश्चन पूछा था आंसर क्या होगा? मैनी लाइन्स. इफ आपको क्वेश्चन में पूछता है कि 2 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं, तब कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? चलिए देख लेते हैं. इफ़ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसके थ्रू कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इसके थ्रू आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो. और कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? आप इसी के ऊपर 10 बार ड्रॉ कर सकते हो, बट इसके अलावा कहीं और जा नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स पे ये फिक्स है. इसके एंड पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो एंड पॉइंट से बेटा आप कितना कर सकते हो? एंड पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो. 2 एंड पॉइंट्स, इट मीन्स लाइन सेगमेंट विल फॉर्म एंड दैट विल बी ओनली 1 लाइन. नेक्स्ट, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, जैसे ये 2 पे कट कर दो आप. अगर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आपसे पूछ लिया, जैसे 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसके थ्रू आप? तो बेटा एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया आपने, तो ये यहाँ तक ऐसे गया, तो क्या ये लाइन है? ये लाइन तो है ही नहीं. लेते हैं, जैसे देखते हैं, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको इसमें से लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया. ये नहीं कि आप अलग अलग लाइन ड्रॉ करना. 3 पॉइंट्स का मतलब एक ही लाइन जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाए. सो कोई भी लाइन अगर जाएगी बेटा तो स्ट्रेट जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, बट कभी भी ऐसे होकर के नहीं जाएगी. अगर ये ऐसे होकर जाएगी तो बेटा ये कर्व कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कर्व. ये आपका लाइन नहीं कहलाएगा. सो यहाँ पे ओनली 1 लाइन. सेकंड का आंसर क्या होगा? 1 लाइन. आंसर 0 लाइन्स. इट मीन्स नो लाइन विल बी फॉर्म फ्रॉम 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स से आपके 0 लाइन्स फॉर्म होंगे. इस क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आपको एक डायग्राम शो करता हूं मैं. ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. BCDE 60 30 50. ये x दिया हुआ है बच्चों. इसमें नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं और आपको करना क्या है? फाइंड करना है जो x है ये कितना डिग्री होगा. ये आपका A to B स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है. A to B इज ए, और वी कैन से AB इज ए स्ट्रेट लाइन. AB इज ए स्ट्रेट लाइन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. अगर AB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो बेटा अगर AB स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा. सो ये पूरा अगर एंगल 180 डिग्री होगा, इट मीन्स ये 60 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री प्लस ये x डिग्री, क्योंकि x हमें पता नहीं है,
और हमें x निकालना है। सो x डिग्री प्लस ये 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सो क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा हुआ है कि इतने सारे एंगल्स जब फॉर्म हुए हैं तो आपको x डिग्री ये डायरेक्टली निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, तो सारे एंगल को जब सम करोगे तो ये आपका 180 डिग्री आए। क्यों, क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 60 प्लस 30 90 डिग्री, 90 प्लस 50 140 डिग्री। सो 140 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में 140 है तो जाकर माइनस हो जाएगा, 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई हमारी 40 डिग्री। x हमारा 40 डिग्री हो गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A 95 डिग्री, B 125 डिग्री। सो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों सबसे पहले होता क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों अगर आपको एक 95 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा आपको सब एंगल पता नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं x होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन्स इन दोनों का एडिशन रिजल्ट्स करता है 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड करके क्या मिलता है, हमें 180 डिग्री मिलता है। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 95 डिग्री, इट मीन्स 85 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको 125 डिग्री दिया हुआ है तो बेटा इसको भी सेम एज इट इज़ करना है। 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो आपको x डिग्री निकालना है। सो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री 55 डिग्री। ओके, क्वेश्चंस इजी थे। अब ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन टू एंगल्स आर एडेड एंड देयर सम आर 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को सम करोगे और इनका सम अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इन दैट केस अगर आपको कोई एक एंगल दिया होगा तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप 90 माइनस द गिवन एंगल आप कर लोगे। जो एंगल दिया होगा उसको आप 90 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस चैप्टर को एंड यहीं पे करते हैं। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट्स के फॉर्म बता दीजिएगा। जो बाहर के स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो बच्चों आप लोग, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी यूट्यूब पे वीडियोस हम और लाते रहेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो कंप्लीट देखें और इसके नोट्स आप ज़रूर कॉपी में बना लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। होप सो आप सभी को अच्छे समझ में आया हुआ है चैप्टर। इफ अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। एंड जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब नेक्स्ट टॉपिक के लिए एंड नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं।